नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चाइना और अमेरिका वर्सेस इंडिया की। बहुत दिन हो गए कोई ऐसी गतिविधि अपने सामने नहीं आई थी जिसमें चाइना और अमेरिका और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो। हालांकि इंडिया के मामले में अभी हाल ही में एक असंतोषजनक समाचार आया और वो समाचार ये आया था कि अमेरिका की 7 फ्लीट ने ये कहा कि वो भारत के जो भारत एक्सेसिव एरिया को क्लेम करता है समुद्र में EEZ में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, वो गलत है और उसका कैलकुलेशन करना चाहिए। और हमने जो ड्रिल किया है या फ्रीडम टू फ्री नेविगेट जो हमने किया है वो इंटरनेशनल लॉ के अनुसार है। हालांकि मैं मान सकता हूं कि वो हो सकता है इंटरनेशनल लॉ के अनुसार हो, लेकिन अगर भारत वहां पर बैठा है तो फिर भारत से वार्ता करनी चाहिए। भारत को पहले ये बताना चाहिए उनको कि आप गलत तरीके से ज़्यादा क्लेम कर रहे हैं। मोदी के होते हुए या मोदी सरकार को उनको एक बार आगाह करना था। मैं तब की बात कर रहा हूं अगर हम एक्सेसिव क्लेम कर भी रहे थे तो। अगर इंटरनेशनल लॉ की बात करें या इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन में अमेरिका अगर हमारा स्ट्रैटेजिकल पार्टनर इस समय है तो ये अमेरिका का दायित्व तो बनता था कि वो भारत सरकार से बात करे। ये संभव है कि अमेरिका हमारी प्रतिष्ठा को देखना चाहता हो, अमेरिका हमारे रिएक्शन को देखना चाहता हो, अमेरिका हमारे एक्शंस को देखना चाहता हो। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने हमारे क्षेत्र में एक बार घुसने का प्रयास किया, हालांकि वो तुरंत वापस चले गए, उन्होंने क्लेम भी किया कि हमने इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन नहीं किया है और हम जो भी किया है वो इंटरनेशनल लॉज के तहत इंटरनेशनल वाटर में किया है। हमने भारत की सीमा में, भारत के EEZ में किसी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं किया है। लेकिन भारत अगर कहता है कि यहां तक है तो भारत गलत क्लेम कर रहा है। इस पर बैठकर बात की जानी चाहिए। भारत के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने अमेरिका के साथ इस बात को रेज भी किया, अमेरिकन अखबारों में इस बात की खुलासा भी हुआ और छपा भी। लेकिन ये जो प्रक्रिया भारत की तरफ चली या अमेरिका का जो दुस्साहस टाइप का 2 कदम भारत की तरफ बढ़े, उसके बड़े बुरे परिणाम होने वाले थे। उसके बुरे परिणाम जो हो रहे हैं या जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या है? एक्चुअली चीन और अमेरिका का एक ट्रेड वॉर लंबे समय से चल रहा है। हालांकि चीन और अमेरिका का कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी का वॉर लंबे समय से चल रहा था। 1973 तक अमेरिका ने चीन के साथ कोई संबंध बहाल नहीं किया और 1970 तक इंटरनेशनल लॉज के तहत यूएनओ में जो आज का कम्युनिस्ट चाइना है उसका रिप्रेजेंटेशन भी किसी ने नहीं माना था। 1969 1970 में या उससे कुछ आगे पीछे चाइना जो कि आज का ताइवान है, ताइवान को ही चाइना माना जाता था, इसको नेशनलिस्ट चाइना कहते थे। बाद में कुछ इंटरवेंशन हुआ और ये कम्युनिस्ट चाइना को स्थान मिल गया। अमेरिका ने कभी संबंध नहीं बनाए। निक्सन पहले राष्ट्रपति रहे होंगे जिन्होंने अमेरिका से चीन की यात्रा की और चीन के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। जो 1949 से 1973 तक संबंध नहीं बनाना चाहते थे, वो अचानक क्यों ऐसा आया उसका कारण भी मुझे दिखाई देता है, क्योंकि उस समय अमेरिका का टारगेट रशिया था और रशिया से मतलब USSR था। USSR को वो तोड़ना चाहते थे क्योंकि संसार की जो सबसे बड़ी महाशक्ति उस समय अमेरिका के सामने खड़ी थी वो उस समय USSR खड़ा था। इसलिए चाइना का साथ लेना आवश्यक था। उन्होंने चाइना के साथ लिया और चाइना का साथ लेने के बाद जब USSR टूट गया तो अगला टारगेट उन्होंने चाइना को बनाया, क्योंकि चाइना उनके टारगेट पर था। चाइना को ट्रेड वॉर करना, चाइना के खिलाफ शुरू करना और सब कुछ जो चाइना विस्तारवादी है और विस्तारवादी होते हुए जो चाइना ने जो गलत किया होगा या जो गलत करने का प्रयास चाइना ने कभी भी किया है, अमेरिका सीधा सामने खड़ा दिखाई दिया। लेकिन अमेरिका केवल वो एक शीत युद्ध टाइप का चाइना के साथ लड़ रहा था। लेकिन जब चाइना ने भारत की तरफ अपनी आंख उठाई और गलवान में और पैंगोंग लेक के तरफ जब वो बढ़ने की कोशिश की रही और भारत का वो मिजाज जानना चाहती थी चाइना, तो भारत ने जिस प्रकार से रिटेलिएट किया और चाइना वो गले की हड्डी फंस गई जो निगलते होगी ना उगलते होगी। और चाइना का ट्रेड भारत से नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग समाप्त सा कर दिया। लगातार उनके ऐप्स, उनके जासूसी ऐप या उनके कमाई वाले जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पे लगातार वॉच करना शुरू किया और उनको रोकना शुरू किया।
चाइना बहुत बार भारत से बात करता रहा, भारत से बात करने का उसने प्रयास भी किया, लेकिन भारत सरकार कहीं ना कहीं उनको कहीं हाशिए पर रखकर अपने एक्शंस लेती रही। लेकिन उसी दौरान जब भारत और चाइना का चल रहा था और ये सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी और ये लग रहा था कि युद्ध हो सकता है, अमेरिका को अवसर मिला। अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने पोत लगा दिए, ताइवान की तरफ से खड़े हो गए, जापान की तरफ से खड़े हो गए और बहुत सारे एक्शंस लेने शुरू कर दिए। जापान का सहारा लेते हुए या चाइना के विरुद्ध ताइवान को सहारा देने के नाम पर उन्होंने अपने वॉरशिप्स वहां पर भेज दिए और एक बॉर्डर सजा दिया। लगातार वो चीन को धमकियां देते रहे। इधर भारत से युद्ध की कगार पर था, चीन फंस चुका था कि एक तरफ से अमेरिका खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ से भारत। लेकिन अमेरिका भी ये गुस्ताखी इसलिए कर पाया क्योंकि भारत की सेनाएं लगी हुई थी और चीन जानता है कि आज के भारत से चीन का युद्ध लड़ना बहुत महंगा साबित हो सकता है। वो अमेरिका के साथ युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन वो भारत के साथ अगर युद्ध लड़ें तो उनके लिए बहुत कठिन होगा और बहुत भारी होगा। इसलिए चाइना ने इस पर किसी भी प्रकार का रिएक्शन करने के बजाय भारत सरकार के साथ धीरे धीरे माहौल ठंडा करके सॉल्यूशंस निकाले। दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं वापस ली और हम पहले के स्टेटस पे 2019 के स्टेटस पर पहुंच गए। जैसे ही उनकी सेनाएं ने डिस्कलेशन शुरू किया, हमारी सेनाओं ने डिस्कलेशन शुरू किया और बॉर्डर से सेनाएं क्रमबद्ध तरीके से हट सी गईं, वैसे ही चाइना को समझ में आ गया अब भारत से युद्ध टल चुका है। इसलिए अमेरिका, जिससे वो युद्ध करने के लिए लगातार लालायित सा लगता है और वो अमेरिका को चैलेंज करता रहा, उधर अमेरिका ने भी भारत के इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसकर भारत को भी असंतुष्ट कर दिया। भारत सरकार ने प्रोटेस्ट भी किया और भारत सरकार उनसे बात भी कर रही है, लेकिन इंटरनेशनल लॉज में चिल्लाया कम और काम ज्यादा किया जाता है। इसलिए भारत सरकार ने जहां पर उसको प्रोटेस्ट करना था वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पेंटागन को बोला और वहां की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को बोला। बात चल रही है और शॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन अमेरिका कि इस रवैये की वजह से चीन को समझ में आ गया कि भारत अब अमेरिका का साथ खुलकर देने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका वो कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो किसी का साथ देने का मूड रखता हो। वो अपने मतलब से दूसरे देशों का साथ देता है और अपने मतलब से ही कहीं युद्ध के लिए जाता है। जैसा कमला हैरिस ने पीछे कहा था कि पहले हम तेल के लिए युद्ध लड़ रहे थे और अब हम टेरिटरी के लिए यानी कि टेरिटोरियल बॉर्डर के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। वो टेरिटोरियल बॉर्डर चाहे साउथ चाइना सी का हो, चाहे ब्लैक सी का मामला हो, चाहे अंडमान निकोबार सी का मामला हो, चाहे हिंद महासागर का मामला हो, चाहे अरब सागर का मामला हो, चाहे वो सुएज कैनाल का मामला हो या फिर केप ऑफ गुड होप का मामला हो, ये सब जगह दिखाई दे रहा है कि अमेरिका लगातार सभी देशों में इंटरवेंशन करने का प्रयास कर रहा है और ये बता रहा है कि आप सभी देश कानूनन इंटरनेशनल लॉ के तहत ठीक नहीं है। ये अमेरिका का प्रयास लगातार हो रहा है। कोई भारत इसमें पहला कंट्री नहीं है जिसमें उन्होंने इस प्रकार की हिमाकत की है। इससे पहले भी बहुत सारे कंट्रियों में वो कर चुका है। रशिया के ब्लैक सी में वो घुस रहा है, वो चाइना के साउथ चाइना सी में घुस रहा है। लेकिन मैं अमेरिका के इस रवैये के विषय में संसार में मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश ऐसा होगा जो अमेरिका के इस रवैये के बारे में नहीं जानता और अमेरिका का ये जो दोगलापन है इसको नहीं जानता। लेकिन चीन को यह अवसर मिला और चीन ने खुलकर 25 एयर बेड़े यानी कि युद्धक विमान चीन ने ताइवान की तरफ भेजे। ताइवान की अपनी सेना बहुत कम है वहां पर। ताइवान के साथ इस समय यूएस खड़ा हुआ है और सारे युद्धपोत यूएस के हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि यूएस इस समय यूके की तरह, जैसे यूके कभी देशों में घुसा था सब्सिडरी ट्रीटियां लेकर उनकी मदद करने के नाम पर, वैसे ही अमेरिका सेम रिपीट करने का प्रयास कर रहा है और वो दूसरे देशों में ये कह के उनके टेरिटोरियल वाटर में, यूके भी टेरिटोरियल बॉर्डर में ही घुसा था और उसके बाद वो व्यापार करना शुरू किया था। अमेरिका ने भी व्यापार करना शुरू किया और टेरिटोरियल वाटर में वो घुस रहा है। और अमेरिका बिल्कुल वैसे ही जैसे यूके सब्सिडी देता था दूसरे देशों को, अमेरिका इस समय दूसरे देशों की सुरक्षा के नाम से उनको सब्सिडी दे रहा है और बड़े देशों के साथ लगातार पंगे ले रहा है। ताइवान, जापान या साउथ कोरिया, इस तरह के छोटे छोटे देश जो कि चीन की हरकतों से परेशान है, वहां सब जगह उसने अपने बेस बना लिया, अमेरिका ने अपने बेस बना लिए। चीन जो भारत की बाउंड्री की वजह से चुप था, उसने चुप होना बंद किया और अब अमेरिका को सीधा ललकारते हुए उसने कहा,
आज तो हद हो गई जब उनके चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका को सीधी हिदायत देते हुए कहा कि अब तुम्हारे दिन लग चुके हैं, हम किसी हालत में तुमसे कम नहीं हैं, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, किसी भी स्तर पर युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ऐसा चाइना ने पहले वो कहता तो था, लेकिन इस बार अमेरिका के सामने युद्ध पोत लगाने के साथ साथ उसने हवाई युद्धक विमान भी वहां पर भेज दिए। अब हवाई युद्धक विमान जब वहां पर भेज दिए और युद्धपोत पहले से भेज दिए और अमेरिका को अब वो चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि अमेरिका में अगर दम हो तो अमेरिका मेरी तरफ आकर दे। कि हालांकि अमेरिका ने भी बात पलटते हुए जवाब देते हुए कहा कि ताइवान के साथ अगर चाइना ने कुछ किया तो फिर उसको गलत परिणाम भुगतने होंगे और अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा हुआ है। अब अमेरिका और चाइना का युद्ध होकर रहेगा, ऐसा अमेरिका ने अपनी तरफ से कहने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में चीन ने साफ कहा तुम्हारे दिन जा चुके हैं, हम तुमसे किसी मामले में कम नहीं हैं और तुम हमारे टेरिटोरियल वाटर में, हमारे इंटरनल मैटर में इंटरवेंशन ना करो, नहीं तो परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे। अब सवाल ये आता है कि ताइवान और चाइना ये इंटरनल मैटर कैसे हो गया आपस का। ताइवान और चाइना इसलिए इंटरनल मैटर हो गया कि 1949 से पहले चाइना में जो शासन करते थे नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जिसको कहते थे, चिंग काई शेक की सरकार थी, जिस समय कम्युनिस्टों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया और सेना ने कम्युनिस्टों का समर्थन किया। उस समय चिंग काई शेक को अपनी सरकार के साथ एक टापू पर जाना पड़ा जिस टापू का नाम था फॉर्मोसा। उसी टापू को बाद में ताइवान कहा गया और उसकी राजधानी ताइपी कही गई। अब ताइवान जो बना वो ताइवान चाइना ही है, इसलिए ताइवान लंबे समय तक ये क्लेम करता रहा कि हम असली चाइना हैं और वन चाइना की नेशी की थ्योरी ताइवान की तरफ से आती रही। बाद में चाइना ने भी ताइवान को अपना हिस्सा बताते हुए, जो आज का कम्युनिस्ट चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना ने ताइवान को अपना हिस्सा बताते हुए कहा वन चाइना की पॉलिसी हम अपनाते हैं। इसलिए जो भी विवाद है वो हमारे आपस के विवाद है, हम दो देश नहीं, हम एक देश हैं। ताइवान भी ऐसा कहता रहा। ताइवान पिछले वर्ष से पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही अपना पासपोर्ट बनाता था, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से ही वो वीज़ा भी लेता था और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको आप कहते हैं, या पीपल्स रिपब्लिक चाइना जिसको कहते हैं पीआरसी, वो जी कम्युनिस्ट चाइना है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना वो ताइवान है। इसलिए वो उनके अंदर का मैटर है जो कम्युनिस्टों के कब्जा करने की वजह से एक देश के दो देश बन गए। हालांकि कम्युनिस्टों ने बैठने के बाद ताइवान का हिस्सा तो उन्होंने खोया, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े हिस्सों पर तिब्बत को कब्जा कर लिया, उन्होंने शिनजांग को कब्जा कर लिया जिसको ईस्ट तुर्किस्तान कहते थे, उइगर मुसलमान जहां पर रहते हैं, और बहुत सारे क्षेत्र, लगभग 40% जो उनके पास हिस्सा है वो दूसरे देशों को पूरा हड़प के उसने बनाया है। ताइवान उनके सामने खड़ा हुआ है क्योंकि ताइवान भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि चाइना। वो सेम टेक्नोलॉजी जो चाइना के पास है वो ताइवान के पास भी है। ऐसी परिस्थिति में जब भारत से या मोदी के फंदे से उसको मुक्ति मिलती दिखाई दी, या उसको लगा कि अब मोदी का कहर मेरे ऊपर नहीं आ सकता और मैं गले में फंसा हुआ था, वो मोदी के फंदे में फंसा हुआ था, उससे तो मैं बाहर आ गया हूं, अब मैं अमेरिका से सीधा लड़ सकता हूं। और इधर अमेरिका ने EEZ में एंट्री मारकर चाइना के हौसले और बना दिए और उनको ये लगने लगा कि अब भारत चाइना वर्सेस अमेरिका के युद्ध में भाग नहीं लेगा। और ये सत्य भी है क्योंकि हम गुट निरपेक्ष देश के हिस्से हैं, इसलिए हम अगर चाइना से युद्ध लड़ेंगे तो हम अपना सेपरेट युद्ध लड़ेंगे। हम अमेरिका की तरफ से युद्ध लड़ने वाले देशों में से नहीं है। अमेरिका और चाइना एक नागनाथ तो एक सांपनाथ है, ये दोनों ही भारत के लिए घातक हैं। हमारी दोस्ती रशिया के साथ थी, रशिया जब तक टूटा नहीं था तब तक तो ठीक था, रशिया के टूटने के बाद हमारी दोस्ती रशिया के साथ है और रशिया अब उतना खतरनाक नहीं है जितना कि अमेरिका और चाइना दोनों ही भारत के लिए खतरनाक हैं। अमेरिका का बाइडेन प्रशासन का EEZ में घुसना ये बताता है, कमला हैरिस का स्टेटमेंट ये बताता है कि अमेरिका अब विस्तारवादी की नीति पर उतर चुका है, जबकि चाइना ऑलरेडी 1949 से लेकर अब तक विस्तारवाद पर चल रहा है। रशिया हमारा अच्छा दोस्त हो सकता है, इसके अतिरिक्त और देश के इजराइल
जैसे देश हमारे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका से कैसे बचा जाए या अमेरिका को कैसे काउंटर किया जाए, ये आज की परिस्थिति बता रही है कि अमेरिका और चाइना का अगर खुला युद्ध हो जाता है तो खुले युद्ध होने पर कोई भी जीते कोई भी हारे, एटलीस्ट भारत को 20 से 30 वर्ष का समय मिल जाएगा। जैसे शीत युद्ध 1991-92 में खत्म हुआ, लेकिन 2020 के लगभग, मैं अगर कहूं कि 2001-2 के लगभग अमेरिका ने उसके 10 वर्ष बाद अपने पैर बढ़ाने शुरू किए थे खाड़ी के देशों में। अगर आज चीन और अमेरिका का युद्ध होता है तो ये एक बड़ा युद्ध होगा और भारत को लगभग 15 से 20 वर्ष का समय मिलेगा जिसमें भारत अपने आप को सुसज्जित कर सकता है। बस शर्त एक ही है कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको चाहिए, जो हमको 1950 से 1947 से अब तक कर लेना चाहिए था, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन जाना चाहिए था। करप्ट गवर्नमेंटों के बैठने की वजह से हम नहीं बन पाए, उसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। लेकिन अगर अगले 20 वर्ष तक नरेंद्र मोदी जैसी मानसिकता का कोई व्यक्ति या व्यक्ति, एक से ज्यादा व्यक्ति सत्ता में बैठते हैं तो ये संभव है कि हम दोनों, अमेरिका और चाइना को एक साथ काउंटर करने में सफल हो जाएंगे। और दोनों के दोनों ये जो खाऊ देश हैं, हड़प नीति के देश हैं, इन दोनों देशों से हम एक साथ मुकाबला करके भारत की वो पोजीशन बना सकते हैं जो कभी हमारे पास मध्यकाल में हुआ करती थी या हमारे एंशिएंट काल में हुआ करती थी। उस पोजीशन को हम, विश्व गुरु की पोजीशन को और विश्व के सबसे शक्तिवान और गद्दावर देश के नाते हम फिर से उबार कर उसको खड़ा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।